हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम जिसपे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम पॉलिटी की पहले टर्मिनोलॉजी जानेंगे ताकि हम आगे का कॉन्सेप्ट और अच्छे से पढ़ सकें। उसके बाद हम धीरे धीरे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य वगैरह, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, लोकसभा, सब हम डिटेल से बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। किसे कहते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था? यानी किसी राज्य के संचालन के लिए कुछ घटकों की जरूरत होती है। वो क्या है? कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। ठीक है, कानून मतलब विधि को लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। विधायिका का क्या काम होता है? विधायिका कानून बनाती है, यानी विधि बनाती है। तो जो कार्यपालिका होती है और जो आपकी विधायिका है, ये जब अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, उसी को बोला जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था। उसी का नाम क्या है? राजनीतिक व्यवस्था। एक चीज और याद कर लीजिएगा कि जो कार्यपालिका है ये नीति भी बनाती है। नीति क्या होती है? जैसे आप अगर एग्जाम्पल समझें तो मेकिंग इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो ये जो नीतियां हैं ये भी बनाती है और कानून को लागू भी करती है। बाकी विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। बात करें राज्य किसे कहेंगे हम, अ, ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिसको हम राज्य की श्रेणी में रखेंगे, हम कहेंगे हाँ ये राज्य है। तो अगर राज्य उसको कहेंगे जिसके पास क्या हो? भूमि हो, जिसके पास क्या हो? जनसंख्या हो, जिसके पास क्या हो? सरकार हो, और जो संप्रभुता हो, यानी जो संप्रभु हो, उसको हम राज्य की श्रेणी में रखेंगे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या उत्तर प्रदेश राज्य है? हम कहते तो हैं उत्तर प्रदेश राज्य। क्या सच में उत्तर प्रदेश आपका राज्य की श्रेणी में रखा जाएगा? उनमें क्या ये चारों शब्द या चारों तत्व हैं जो एक राज्य में होने चाहिए, जिसको हम राज्य कह सकते हैं? उत्तर प्रदेश में भूमि है, जानते हैं। जनसंख्या, जानते हैं। अब तो आप जानते हैं जनसंख्या में हम चीन को भी पीछे छोड़ दिए हैं। तो मतलब समझ लो जनसंख्या विस्फोट ही हो रहा है। सरकार है, बिल्कुल है। क्या उत्तर प्रदेश संप्रभु राज्य है? संप्रभु राज्य हम किसको कहते हैं? संप्रभु राज्य हम उसको कहते हैं जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरह से क्या हो? स्वतंत्र हो। तो क्या उत्तर प्रदेश आपका आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है? मतलब उसको कोई रोक टोक नहीं है, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके ऊपर की शक्ति नहीं है? ऐसा नहीं है। मतलब आप संप्रभु उसको कहेंगे कि कोई भी बाहरी शक्ति आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना कर सके। आप आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र हो, उसको कह सकते हैं। आज हम इंडिया में हैं। इंडिया में अगर मोदी जी, मतलब राष्ट्रपति मोदी जी, कोई भी अगर कोई निर्णय लेता है तो वहां से अमेरिका या चीन से या कोई रोक टोक थोड़ा ना सकता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारे खिलाफ है। यानी हम अपने जो निर्णय है उन लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसमें कोई वो मानना ना मानना उनकी बात, वो हमारे अंदर है कि हाँ हम उन चीज को मान रहे हैं नहीं मान रहे, लेकिन हम पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पहले हम रहते थे ब्रिटिश के कंट्रोल में, लेकिन अब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो हम अपने आंतरिक और बाहर निर्णय लेने में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, और न ही हो सकता है। मतलब कोई भी देश अपने लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो उत्तर प्रदेश संप्रभु नहीं है। लेकिन फिर हम क्यों कहते हैं उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं क्योंकि जो पहले क्या होता था, प्रांतों को भी राज्य का दर्जा दिया जाता था। किसको? प्रांत को भी राज्य का दर्जा दिया जाता था। इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश है उसको राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये आपके लिए जानना जरूरी है। अब बात करते हैं राज्यों के प्रकार में। तो राज्यों के प्रकार में हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक होता है सत्तावादी राज। क्या है? सत्तावादी राज। और एक है आपका लोकतांत्रिक राज। किसे कहते हैं सत्तावादी राज? यहाँ पे सत्तावादी राज में क्या होता है, जनता की मांग पूरी होने की संभावना कम होती है। और लोकतांत्रिक राज्य, सत्तावादी राज्य
की वजह से ही लोकतांत्रिक राज्य का निर्माण हुआ एक तरह से। जब यहाँ पे जनता की मांग पूरी नहीं हो रही थी तो क्या लाया गया, लोकतांत्रिक राज लाया गया। लोकतांत्रिक राज डेमोक्रेसी यानी जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, प्रतिनिधि चुनती है, मतलब जनता का शासन होता है। लोकतांत्रिक राज्य में जनता का शासन होता है। तो सत्तावादी राज्य में क्या हो रहा था कि जनता की मांग पूरी तरह से पूरी नहीं हो रही थी। अभी इसको सत्तावादी राज्य को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो सत्तावादी राज्य में दो चार चीजें अगर आप जानेंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि इसको बोलते हैं सत्तावादी राज्य। तो राजतंत्र, राजतंत्र मतलब राजा का शासन, है ना, राजा का शासन मतलब एक व्यक्ति द्वारा शासन किया जा रहा है। आप उदाहरण के समझ लीजिए, राजा समझ लीजिए। अब बताओ, पहले में अगर मान लो कोई राजा शासन करता था और किसी को बुला रहा है, किसी को कोई आदेश दे रहा है, तो क्या आप उस आदेश को नहीं मानते थे? मानते थे, क्योंकि नहीं मानोगे तो राजा सर कटवा देगा। ये होता था ना, राजा का शासन ही शासन था। वो आपने उसमें देखा था ना, बाहुबली मूवी में, है ना, उसमें उनका क्या क्या नाम था उनका, मुझे नाम भी भूल गया। उनका शासन ही वो था, भगवान जाने। तो अगर राजा कुछ कहता है तो प्रजा को उनकी बात माननी ही पड़ती है, और ना मानने पर आपको सजा भी मिल सकती है। तो आप मतलब आपकी कोई इच्छा प्रकट नहीं हो रही है, आप उस चीज को मानने पे मतलब राजी ही हो जाओगे, भाई राजा है सर कटवा देगा। तानाशाह की बात करें तो बहुत ही अच्छा उदाहरण आज के तौर पे है तानाशाह के लिए। वहां पे भी एक व्यक्ति द्वारा ही शासन हो रहा है। शासन देखो, उत्तर कोरिया सबसे बढ़िया उदाहरण। उत्तर कोरिया में है किंग जॉन, है ना। तो किंग जॉन का आपने शासन देखा ही, उनकी बात ना मानने का नतीजा है सजा, मौत, सारी चीजें। मतलब उनको तो आप वो हाल हो गया है कि भगवान की तरह, मतलब उनको ऐसा पूजा जाता है। मतलब व्यक्ति कोई पूजना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने इतना डर बैठा रखा है वहां पे। उनकी मतलब समझ लो कि फोटो को दीवार पे, हर घर में एक किंग जॉन की फोटो होनी चाहिए। वो गंदी नहीं होनी चाहिए। अपने यहाँ का कूड़ा उत्तर दक्षिण कोरिया में भेजते हैं, वो भी बलून्स के माध्यम से। किसी को झपकी आ जाए तो क्या कहते हैं कि गोली मार देते हैं, है ना। और वहाँ पे एक रूल ये भी है कि वहाँ पे जो लड़कियां या लड़के जो भी हैं 14 15 16 साल तक फौज में रहते हैं। उन मतलब कंपलसरी है। जैसे हम शिक्षा कंपलसरी है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा लेता ही कौन है, लेकिन अगर वहाँ नहीं लिया तो मार भी दिए जाओगे। तो इतना मतलब वो है चीजें बहुत ज्यादा। मतलब उत्तर कोरिया में तो बिल्कुल वही सत्तावादी तानाशाह शासन है। जैसे हम पहले हिटलर को बोलते थे, वैसा वाला हाल है। लेकिन हिटलर भी कुछ चीजों में बेहतर था, लेकिन ये जो किंग जॉन है ये तो बिल्कुल वो कसाई बोलते हैं ना, वैसा वाला हाल है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं एक पार्टी की। एक पार्टी, जैसे आप उदाहरण समझ लो चीन, है ना। चीन में एक पार्टी है, यानी वहां पे कोई भी विकल्प चुनने की आजादी नहीं है। आप विकल्प चुनोगे भी कैसे? जब कई सारी पार्टियां खड़ी होती हैं तब तो आप विकल्प चुनते हो। हमारे इंडिया में क्या है, आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, बीजेपी खड़ी हुई, समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस खड़ी हुई। और कुछ तो ऐसी पार्टियां खड़ी होती है तो जानबूझ के वोट काटने के लिए खड़ी होती हैं, वोट कटवा कह दो उनको। तो वो वोट काटने के लिए ही खड़ी होती हैं ताकि हम इनके वोट कम कर सकें। उनको ज्यादा से ज्यादा 100 200 वोट मिलता है, लेकिन फिर भी वो हर बार खड़ी होती हैं। तो हमारे पास तो इतनी सारी पार्टियां, मतलब हमारे पास एक जो सरकार है उसको चुनने का हमारे पास विकल्प रहता है। हमारे पास विकल्प रहेगा तब तो हम चुनेंगे, है ना। लेकिन वहाँ चीन में क्या होता है, वहाँ कोई भी विकल्प नहीं होता, इसलिए 100% उसको वोट मिलता है। मतलब एक भी वोट कम नहीं होता और वही खड़े भी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सैन्य शासन की अगर हम बात करें तो सैन्य शासन में ये समझ लीजिए सेना का शासन। यानी यहाँ पे सेना क्या होती है, पावरफुल होती है। जब तख्ता पलट की बात होती, सॉरी, जब तख्ता पलट की बात होती है तो वहाँ सेना का ही शासन चलता है। वहाँ और कोई भी राजनीतिक शासन नहीं होगा, वहाँ केवल सेना का ही शासन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लोकतांत्रिक राज्य की बात करेंगे। तो अब्राहम लिंकन ने बहुत ही अच्छी लाइन बोली है, उसको थोड़ा सा समझ जाएंगे तो हम लोकतांत्रिक राज्य की जो अवधारणा है उसको समझ जाएंगे। बात करते हैं जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, यही है लोकतंत्र। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। जनता का मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पे जनता को विकल्प की आज़ादी है। कई सारी पार्टियां खड़ी होती हैं, यानी बहुमत प्रणाली। हमारे जो लोकसभा का चुनाव होता है वो बहुमत प्रणाली से होता है। बहुमत प्रणाली मतलब होता है कि जितना मतलब नेता को चुनने का आपको विकल्प है, कई सारी पार्टियां खड़ी होती हैं। और इसमें क्या होता है कि जिसको जितना ज्यादा वोट मिलता है वही जीता, मतलब जिसके सबसे ज्यादा वोट वही क्या होगा, वही चुना जाएगा, है ना। ये होता है। जनता द्वारा का मतलब क्या हुआ कि जनता का शासन होता है, मतलब जनता जो होती है डायरेक्ट तो मतलब नहीं जा सकती, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। लेकिन अभी भी देखो, मतलब अगर मान लो कोई पूछे तो डायरेक्ट इतनी सारी जनसंख्या से कैसे पूछा जा सकता है। लेकिन अभी भी एक उदाहरण मैं आपको दूंगी स्विट्जरलैंड का। तो उसमें आज भी क्या होता है, जनता से पूछा जाता है, ठीक है, या अपना वो लोग प्रतिनिधि भेजते हैं, है ना। तो इसमें दो चीजें हो जाती हैं, या तो आप जनता से पूछो, है ना, या फिर जो जनता होती है वो अपना प्रतिनिधि भेजती है, मतलब जनता चुन के भेजती है ना। मतलब हम वोट देते हैं तब वो सरकार बनती है। तो या तो दो चीजें हो सकती, तो भाई डायरेक्ट वाला तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से अपना नेता चुनते हैं, ठीक है। तो वो होता है जनता द्वारा। अब बात करते हैं जनता के लिए। जनता के लिए क्या हुआ कि सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है। सरकार क्या है, जनता के प्रति जिम्मेदार है, क्योंकि हमने मतलब हमने वोट दिया है तब सरकार बनी है, यानी हमने चुना है, तो वो हमारे प्रति तो जिम्मेदार होंगे ही। उनका मतलब कर्तव्य होगा कि हमारी सेवा करे। सेवा मतलब हाथ पैर नहीं दबाना है, सेवा मतलब वो हमारी नीड्स को पूरा करेंगे, हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे, देश को प्रगति आगे करने में वो करेंगे। मतलब ये नहीं कि आपने अपनी सरकार बना ली तो अब आप मजे से जी रहे हो। मतलब आपको जिसने भेजा है उसकी प्रति आप जिम्मेदार होंगे। और ये चीज का जो लिखा है वो 75 क्लॉज 3 में इस चीज के बारे में साफ साफ लिखा है कि सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकतांत्रिक राज्य के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम कहें कि शक्तियों के आधार पर अगर इसका विभाजन की बात करें, तो शक्तियों के आधार पर भी विभाजन होता है, संस्था के आधार पर या कार्यपालिका विधायिका के संबंध के आधार पर भी विभाजन होता है। तो अगर हम बात करें शक्तियों के आधार पर विभाजन, तो यहाँ दो प्रकार से होता है। एक होता है एकात्मक और एक होता है संघात्मक। संघात्मक मतलब केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियां होती हैं। एकात्मक मतलब पावर केवल एक के पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनमें थोड़ा सा हम अंतर समझेंगे संघात्मक और एकात्मक में। तो यहाँ पे अंतर समझने के बाद फिर हम बताएंगे कि भारत में संघात्मक से क्या चीजें अडॉप्ट की हैं, एकात्मक से क्या चीजें ली, दोनों को मिक्स करके रूप बनाया गया। और इसी वजह से हम भारत को संघात्मक प्लस एकात्मक दोनों लक्षण इसमें विद्यमान है, इसलिए हम लोग अर्धसंघी बोलते हैं, ठीक है। अभी उसको हम आगे जाके देखेंगे। तो संघात्मक में एक से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। संघात्मक में क्या होता है, एक से अधिक स्तर की सरकार होती है। एकात्मक में केवल एक सरकार होती है, जैसे उदाहरण समझो इंग्लैंड की, है ना। यहाँ शक्तियों का बंटवारा होता है, यहाँ पे एकात्मक में ऐसा नहीं होता। यहाँ शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, यानी पावर केवल एक, जब एक सरकार है तो पावर भी एक ही के हाथ में होगी, है ना। यहाँ लिखित संविधान होता है, और यहाँ लिखित अलिखित दोनों, मतलब लिखित भी हो सकता है अलिखित भी हो सकता है, वो उसके ऊपर है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, संघात्मक में राज्य शक्तिशाली होता है, लेकिन एकात्मक में केंद्र के पास शक्तियां होती हैं, यानी केंद्र पावरफुल होता है। संघात्मक की अगर बात करें तो संघीय न्यायालय है, मतलब संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम। और यहाँ पे अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह कुछ नहीं। संघात्मक में दोहरी नागरिकता है, और यहाँ क्या है, एकल नागरिकता। संघात्मक में राज्यों का संविधान होगा, और एकात्मक में ऐसा नहीं। तो इंडिया ने संघात्मक, देखो संघात्मक में क्या था कि यूएसए से लिया गया था, क्योंकि यूएसए क्या था कि 13 राज्यों को मिलाकर एक देश बना था, है ना। अब धीरे धीरे हो गया, 50 हो गए हैं। तो संघात्मक में क्या है कि हमने संघात्मक चीजें भी और एकात्मक दोनों चीजों को अडॉप्ट किया, इसलिए जो हमारा भारत है वो अर्धसंघी कहलाता है ना।
तो यहाँ पे देखो, एक से अधिक सरकारें, शक्तियों का बंटवारा, लिखित संविधान, राज्य शक्तिशाली। अगर हम राज्य को शक्तिशाली बना देते तो कल को मोदी हमारे स्टेट में आते तो हम मोदी को गिरफ्तार भी कर सकते थे। ऐसा हो सकता था, अगर राज्य पावरफुल हो जाता तो जो मन करता वो करता। यानी, लेकिन हमने किसको अडॉप्ट किया? हमने केंद्र को पावरफुल बनाया। हमने शक्तियां थोड़ा थोड़ा दोनों को दी, लेकिन हमने पावरफुल किसको बनाया? हमने केंद्र को पावरफुल बनाया। ठीक है, यानी सेंटर को हमने पावरफुल बनाया। संघीय न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह है ही। दोहरी नागरिकता को हमने नहीं अपनाया, हमने एक गहरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता को अपनाया। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि एकल नागरिकता किसको कहते हैं, तो एकल नागरिकता में मतलब वो लोग चाहे किसी भी राज्य या क्षेत्र में रहते हों, वो देश के ही नागरिक कहलाएंगे, है ना। हम कहते हैं ना, हम भारतवासी हैं। हम ये नहीं कहते कि हम इलाहाबादी हैं, तमिलनाडु वाले हैं। ऐसे थोड़ा ना हम अपना परिचय देते हैं। हम क्या कहते हैं? हम इंडियन हैं, हम भारतवासी हैं, हम यही कहते हैं ना। नहीं तो पता चला अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजें होती, तो कोई अपने आप को बिहारी कहता, कोई अपने को उत्तरांचल वाला कहता, कोई कुछ कहता, है ना। लेकिन हम मेनली क्या कहते हैं? कि हम भारतवासी हैं, हम इंडियन हैं, है ना। राज्यों का संविधान, तो राज्यों का संविधान नहीं है, क्योंकि अगर राज्यों का संविधान होता तो अलग अलग ही चीजें बनी रहती है ना। तो यहाँ पे जो चीजें हमने अडॉप्ट की हैं, वो चीजें हमने क्या अडॉप्ट की? हमने क्या किया कि कनाडा का जो आपका जो मॉडल है, उस पे हमने आधारित चीजें की। मतलब हमने केंद्र को पावरफुल बनाया, है ना। कनाडा के मॉडल पे आधारित था, यानी कनाडा में क्या था? केंद्र पावरफुल है, तो हमने केंद्र को पावरफुल बनाया। ऐसा क्यों किया? क्यों जरूरी था हमको ऐसा करना? तो वो इसलिए था ताकि हमारी विविधता और एकता को हम क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। इसके लिए हमको ऐसा करना पड़ा, है ना। मतलब अगर हम पूरी शक्ति राज्य को ही दे देते, केंद्र पावरफुल ना होता, तो फिर चीजें और बिगड़ जाती। और ये जो इतना ज्यादा जातिवाद और ये सब चीजें जो बढ़ गई हैं, जो समाज में हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें हो गई हैं, ये इतनी सारी चीजें और ज्यादा बढ़ जाती, फिर से रोक पाना पता चलता हर एक स्टेट अपने आप को एक अलग वो दर्जा दे देता। तो वो जो चीज है ना, वो ना हो, अपनी विविधता एकता यानी यूनिटी बनी रहे, इसके लिए ये करना जरूरी था। तो कुछ चीजें हमने हर जगह से हमने थोड़ी थोड़ी चीजें अडॉप्ट की। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, अगर समझ लीजिए, अगर हम शक्तियों के आधार पर अगर पृथक्करण की बात करें, तो जो आपकी विधायिका है, जो आपकी विधि बनाती है यानी कानून बनाती है, जो कार्यपालिका है मतलब जो आपकी नीति वगैरह बनाती है, और अगर मैं बात करूं आपकी जो आपकी न्यायपालिका है, यानी क्या करती है? वो विवादों का निपटारा करती है ना। तो अगर मान लो ये तीनों के तीनों पूरी तरह से स्वतंत्र होते तो भी हमारे लिए खतरा था। तो ये क्या था? एक दूसरे को क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, है ना। तो जैसे मान लो विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रण कर रही है, न्यायपालिका कार्यपालिका को नियंत्रण करेगी, ऐसे ऐसे ही क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, तभी हमारा समाज मतलब अच्छे से चलता है ना। अब जैसे देखो, आपने देखा है राष्ट्रपति क्या है? एक हमारा नाम मात्र का है ना। और वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद के पास होती है ना। वास्तविक शक्तियां की संसदीय प्रणाली में यही होता है ना, कि एक नाम मात्र का होता है और एक वास्तविक। हमारे यहाँ एक नाम मात्र के हैं राष्ट्रपति, मतलब वो सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए है ना। वो मतलब अगर हम कानून कोई विधेयक लेके आते हैं, अगर वो एक बार साइन करने से मना कर देते हैं और हम दोबारा फिर वही विधेयक लेके जाते हैं, तो वो साइन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मतलब वो एक नाम मात्र के मतलब शक्तियां हैं। लेकिन वास्तविक शक्तियां किनके पास होती है? मंत्रिपरिषद के पास होती है। और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख कौन होता है? वो हमारे पीएम साहब होते हैं। ठीक है, तो ये जो थोड़ा बहुत चीजें हैं, इसको समझिएगा। एंड जो आगे की क्लास है, वो हम धीरे धीरे करके कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। प्रतिभा ऐसे ही आप लोग के लिए नए नए और इम्पोर्टेंट वीडियो लाती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।